नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज मैं आपसे फिर 2 मिनट का समय लूँगा और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कल मैंने आपको सीईटी के बारे में और एनआरए के बारे में बताया था। तो बहुत सारे बच्चे इस बात में डाउट है कि भाई सीईटी क्या है, एनआरए क्या है। तो पहले तो आप उस वीडियो को देखिए। और मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ होगी तो सबके लिए होगी। वो बात मैं मानता हूँ कि जो बच्चे 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी आफत है, लेकिन आप चिंता मत करिए। भाई भगवान ने अगर ये चीज़ दी है तो इसका कुछ सॉल्यूशन भी होगा। भाई हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ ऐसे परेशान होने वाले बहुत सारे लोग हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जो ये निर्णय आया है तो ये निर्णय गलत नहीं है, लेकिन ये निर्णय पूरा गलत है उन विद्यार्थियों के लिए जो पिछले 3 साल से, 2 साल से, 1 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा ये भी मानना है कि मुख्यमंत्री जी इस निर्णय को बदलेंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूं, क्योंकि अगर वो बदलेंगे नहीं तो इस तरीके से बच्चों का बहुत नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप अभी जो तैयारी कर रहे हैं आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि देखिए जैसे कल सीईटी और एनआरए के बारे में आया तो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर इसके बारे में क्या है। तो मैंने कल आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, जो हकीकत थी वो सारी बात आपके सामने रख दी। क्योंकि अगर उन्होंने चेंज नहीं किया तो फिर पैटर्न यही फॉलो होगा, लेकिन अगर चेंज कर दिया तो आप जो तैयारी करते आए हैं उस तरीके से करेंगे। क्योंकि मैं भी कहता हूं आपको चेंज करना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उनके लिए चेंज करो जो 2021 में फर्स्ट ईयर में आएंगे। आप उनको पेपर करा दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो कोई मैटर ही नहीं है। भाई वो तो परेशानी हो जाएंगे ना। तो आप इस बात को समझिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, अभी धीरे धीरे हो सकता है और भी बदलाव होंगे तो अपने को पता चलता रहेगा, और फिर जो भी बदलाव होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, बाकी आप घबराइए बिल्कुल भी नहीं। और आज स्टार्ट करते हैं। जेल प्रहरी का मैंने पेपर लिया है 1 तारीख 10वां महीना, मतलब अक्टूबर, 1 अक्टूबर 2018 का पेपर है। उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम 20 क्वेश्चन को वैसे ही 10 मिनट में ख़त्म करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यदि x और y प्रतिलोम अनुपात में हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो x और y जब प्रतिलोम अनुपात में होते हैं तो इसका मतलब होता है x बराबर k बटे y। भाई प्रतिलोम का मतलब उल्टा हो गया, और k क्या है, नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। तो x बराबर k बटे y। तो आप जानते हैं कि y यहाँ चला जाएगा तो क्या मिलेगा, x y बराबर k, और यही ऑप्शन में है और यही इसका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बॉक्स में 12 गेंदें हैं तो कुल 84,000 गेंदें हैं, तो सभी गेंदों को पैक करने के लिए कितने बॉक्स की आवश्यकता होगी। आप जानते हैं कि अगर 84,000 गेंदें हैं और एक बॉक्स में 12 आती हैं तो 12 से भाग देंगे तो बॉक्स पता चल जाएंगे। 12 सत्ते 84 और 3 जीरो, मतलब 7,000 बॉक्स की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल हल्के हल्के क्वेश्चन आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, 5 की घात के रूप में 15,625 को व्यक्त करिए। तो 15,625 लिखेंगे। हम देखेंगे कि इसमें कितने 5 होते हैं, तो 5 से भाग देंगे। 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 से देंगे, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 से 5 दूनी 10, 55 25। फिर 5 से देंगे तो 55 25। फिर 5 से 5 एकम 5। तो आपने देखा 1 2 3 4 5 और 6, तो 5 की घात क्या होगी, 6। आंसर यही इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, 2.5 प्लस 3.7 माइनस 4.5 प्लस 5.1 प्लस 29.8 माइनस 7.2 प्लस 3.5। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या होगा, देखिए इस सवाल को करने के कई तरीके हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल जो सही तरीका है उसको बताता हूँ। आप कुछ मत करिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कहीं भी गुणा तो है नहीं है, जोड़ना ही घटाना है। देखिए ये भली ब्रैकेट लगे हुए हैं, लेकिन आप देखिए सभी जगह जोड़ना घटाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो इन ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, सवाल में दे दिया, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए जोड़ने वाले को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने का क्या क्रम होना चाहिए, ऐसे जोड़ते हैं। देखिए 2 3 5 जोड़ने वाले जोड़ेंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे अभी। तो 2 और 3 5, 5 10, 10 और 29 क्या होगा, 39 और 3 42। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे क्योंकि अब इनको भी जोड़ेंगे। तो 5 7 12 और 1 13 और 8 21 और 5 26, मतलब 26 का मतलब क्या होगा यहाँ पे
2.6 जुड़ेगा। ठीक है, तो 2.6 जुड़ेगा भाई। 26 आया तो पॉइंट में आएगा भाई, एक अंक के पहले पॉइंट है तो 2.6 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 44.6। अब माइनस घटाना क्या पड़ेगा, इसको और इसको जोड़ेंगे घटाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 5 और 2 7 और 4 और 5 4 और 7 11। तो 11.7 घटाना है। तो 16 में से 7 गया 9, 3 में से 1 गया 2 और 4 में से 1 गया 3। तो 32.9 इसका आंसर होगा। बोलो बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक्स अक्ष की बिंदु -5 और 5 से दूरी क्या होगी? तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि एक्स अक्ष से जो दूरी होती है वो वाई निर्देशांक होता है। तो आपको मैं बता चुका हूँ कि ये एक्स निर्देशांक होता है, ये वाई निर्देशांक होता है। उसने सवाल में पूछा है कि एक्स अक्ष से एक बिंदु -5 और 5 की दूरी क्या है, तो वाई निर्देशांक होगा, मतलब आंसर ये होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 5। बात खत्म। अगला सवाल है, -7 और 0 के बीच, -7 और 0 के बीच सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है? तो आप बताइए, -7 है, फिर इससे बड़ा तो होगा -6, क्योंकि माइनस में क्रम उल्टा होता है। तो -7 -6 -5 इस तरीके से होगा। लेकिन हमसे पूछ रहा सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होगा? तो 0 क्या होता है? 0 तो न्यूट्रल होता है कि नहीं? 0 ना तो प्लस होता है ना माइनस होता है। तो सबसे बड़ा पूछ रहा है, तो -6 इससे बड़ा, -5 उससे बड़ा। तो इस तरीके से जाएंगे तो -1 तक आएंगे। तो -1 इसका आंसर हो जाएगा। -1 सबसे बड़ा होगा। किसके बीच में? -7 और 0 के बीच में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, संख्या 2000 और 2001 के वर्गों के बीच कितनी गैर वर्ग संख्याएं हैं? 2000 और 2001 के बीच में कितनी के वर्गों के बीच में कितनी गैर वर्ग संख्या है? आप इस सवाल में कुछ मत कीजिए। जब भी आप देखेंगे कि अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो आप कुछ मत करो, इसमें 2 से गुणा कर दो। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4000। तो 4000 गैर वर्ग संख्याएं होंगी। आप देखिए, अगर कभी ऐसा आ जाए कि 2 और 3, मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ, ये रटने वाली बात नहीं है। मैं कहता हूँ कि इनके वर्गों के बीच, तो आप बोलोगे इसका वर्ग तो 4 और इसका वर्ग क्या होगा 9। तो इनके बीच में कितनी गैर वर्ग संख्याएं होंगी? तो आप बोलोगे 5 6 7 और 8। तो आप बताओ कितनी गैर वर्ग आई? यही तो है जो वर्ग नहीं है, या मान लो जिनका पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तो आप बताओ कि 5 6 7 8, तो 4 संख्याएं हैं। और अगर हमसे ऐसा डायरेक्ट बोल देता कि 2 और 3 के बीच कितनी 2 और 3 के वर्गों के बीच कितनी गैर वर्ग संख्याएं हैं, तो आप डायरेक्ट बोलते 2 से गुणा कर दो और आंसर क्या होता? 4। ठीक है, मेरे ख्याल से कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक क्रिकेट गेंद का वजन 160 ग्राम है, तो 12 गेंद वाले एक पैक का वजन कितना होगा? तो एक का वजन 160 है, 12 से गुणा कर दो, कुछ नहीं है, 1920 आंसर होगा। हो गया। लो आगे बढ़ते हैं। एक बाघ का वजन 280 ग्राम है, एक नीली व्हेल का वजन 1,40,000 ग्राम है, तो व्हेल के समान वजन प्राप्त करने के लिए कितने बाघों को एक साथ रखा जाना चाहिए? तो आप बताओ कि व्हेल का वजन तो 1,40,000 ग्राम है, ठीक है, और एक बाघ का वजन कितना है? 280 ग्राम। तो पूछ रहा है कि इसके समान बनाने के लिए हमको कितने बाघ चाहिए? तो हम जानते हैं कि एक बाघ का वजन कितना है? 280। तो भाग दे देंगे, 0 0 कट जाएगा, 28 5 140 और 5 2 0 आ जाएंगे। तो आंसर क्या होगा? 500। अगला सवाल है, सही व्यंजक चुनें। पहला है 26 -5 -8 बराबर 26 -13। दूसरा ऑप्शन है -124 -34 बराबर -90। तीसरा है -36 +97 बराबर -36 और +97। फिर है 89 -25 -25 -89। इस पूछ रहा है कि इनमें से सही कौन सा है। मतलब सही का मतलब यह है कि इस साइड बराबर होना चाहिए। तो आप बताओ कि ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 26 और 5 क्या हो जाएगा? 31, और 31 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा? 23 आएगा। और आप बताओ 26 में से 13 जाएगा तो 13 आएगा। तो ये तो बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए आंसर नहीं होगा। माइनस का 124 और माइनस का 34, तो इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आप अगर इनको जोड़ेंगे तो ये तो 90 से बड़े हो जाएंगे, और इस साइड तो 90 है, तो ये भी गलत है। आप यहाँ देखिए, अगर मैं कहता हूँ ये माइनस है तो आप बोलोगे ये माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो माइनस का 36 और माइनस का 97 होगा कि नहीं होगा?
तो आप बताओ कि माइनस का 36 97 क्या होगा, इनको जोड़ देंगे भाई, माइनस माइनस भी क्या होगा प्लस, तो 7 और 6 13 के 3 हाथ से लगी 1, 9 3 12 और 1 13, तो माइनस के 133 आएगा। आप इनको जोड़ लो तो 133 इनके अंदर आएगा और माइनस बाहर लगाए तो माइनस के 133 यहाँ आएगा। इसका मतलब ये आंसर सही है। ठीक है, आगे बढ़ें। बेचारे बच्चे पढ़ते हैं, कहीं NRA कहीं CET, क्या लगा रखा है सब। के किस मान के लिए रैखिक समीकरण 3x - 2y बराबर 13, kx - 8y बराबर 40 का कोई हल नहीं है। तो जब कोई हल नहीं होता है तो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2, तो A1 A2 और B1 B2, तो क्या होगा 3 बटे K बराबर माइनस के 2 बटे माइनस के 8, तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौको 8, तो 4 यहाँ जाएगा और K यहाँ जाएगा, तो K का 1 का गुणा होगा K और 4 तिया 12, तो K का मान क्या जाएगा 12। अगला सवाल है 50 छात्रों की कक्षा में 36% लड़के हैं, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। तो सीधी सी बात है कि 50 अगर कुल छात्र हैं और 36% लड़के हैं, इसका मतलब है कि 64% क्या होंगी लड़कियां, तो 64% मतलब बटे 100, तो 50 का भाग देंगे सीधा, 50 दूनी 100, 2 का भाग देंगे 64 में, तो क्या आएगा आंसर 32। अगला सवाल, P बराबर -2 है तो 27 गुणा 4P माइनस 16 गुणा 4 + 7 ज्ञात करें। P बराबर है -2, मान रखना है, सीधा सीधा जोड़ना घटाना है। 27 गुणा 4P माइनस 16 गुणा 4 और प्लस 7। ठीक है, तो P बराबर -2 रखिए यहाँ पर, तो क्या होगा आप जानते हैं कि -2 रखेंगे तो 4 का गुणा होगा भाई, 27 चौको 108 हो जाएगा, और 108 का गुणा होगा किससे 2 से, तो हो जाएगा 216, तो माइनस के 216 आएगा, ये होगा 16 चौको 64, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस के 7, तो आप जानते हैं कि 64 और 60 क्या होगा 71। अब 71 क्योंकि माइनस है, ये प्लस है तो घट जाएगा, तो 6 में से 1 जाएगा 5 और 21 में 7 जाएगा तो 14, और माइनस की संख्या बड़ी है इसीलिए क्या होगा माइनस के 145। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन इकाई के अंक 1 के साथ घन है, मतलब ऐसी कौन सी संख्या है जो घन है और इकाई का अंक उसमें 1 आता है। तो आप ऑप्शन दिए गए 2237, 1431, 1439 और 3473। पहली चीज़ तो आपको डायरेक्ट समझ में आ जाना चाहिए कि इकाई का अंक 1 आना है घन करने पर। तो इकाई का अंक 1 तभी आ सकता है जब किसी संख्या का इकाई का अंक 1 तो हो ही, कम से कम ये तो शर्त है ही। तो आप बताओ कि इसका अगर आप घन करोगे तो 1 का कुछ भी कर लो आप, तो इकाई का अंक हमेशा 1 रहेगा। आप इनका घन करना तो कभी भी इकाई का अंक 1 नहीं आएगा। करके देख लो भाई, घन करोगे तो 7 गुणे 7 गुणे 7, 3 बार भाई 7 का गुणा करोगे इकाई के अंक के लिए, तो 7 7 49, 9 आएगा, 9 7 63, तो 3 आएगा इकाई का अंक, तो ये भी पास नहीं होगा। आप इसका करके देखना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और 1 1 1 का गुणा करेंगे 3 बार तो इकाई का अंक फिर भी 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 का गुणा 1 में कितने बार भी कर लेंगे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगला सवाल है, जॉन ने एक केक का 5/9 भाग खाया, फिर उसने शेष का 1/2 भाई अपने भाई को दिया, तो पूर्ण केक का कितना अंश बचा है। तो आप बताओ कि 5/9 भाग खा लिया, तो आप बताओ कि 5/9 अगर खाया, इसका मतलब मैं बता देता हूँ, 5/9 भाग खा लिया मतलब कुल भाग 9 था, 5 खा लिया, तो कितना बचेगा 4/9, बोलो बचेगा कि नहीं। फिर कह रहा है कि शेष का 1/2 खा लिया, अब ये शेष तो यही बचा है, तो इसका अगर 1/2 खा लिया मतलब ये है कि अगर अब कुल 2 बचा है और 1 खा लिया तो क्या बचेगा, कुल 1 बचेगा 2 में से, बोलो बचेगा कि नहीं। भाई पहले वो कह रहा है कि 5/9 खाया, तो 9 में से 5 गया तो 4/9, फिर 2 में से 1 गया तो 1/2, तो आप जानते हैं कि 2 दूनी 4, तो 2/9 शेष बचेगा, यही आंसर है। अगला सवाल है 7/5 गुणे 11/2, 7/5 गुणे 11/2 माइनस 7/5 गुणे 3, तो आप जानते हैं कि ये दोनों जगह है तो इसको बाहर कर लो, तो अंदर क्या बचेगा 11/2 माइनस 3, तो 7/5
और 2 का गुणा करेंगे तो 2 तिया 6 और 11 में 6 जाएगा तो 5/2। तो आप जानते हैं 5 से 5 कट जाएगा और आंसर क्या आएगा 7/2। अगला सवाल है 3.5 मीटर व्यास वाली एक अर्धवृत्ताकार मेज को पॉलिश करने की लागत ज्ञात करें यदि पॉलिशिंग की दर 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर है। तो आप जानते हैं कि व्यास दिया गया है कितना 3.5 मीटर, तो त्रिज्या क्या होगी आर का मान 3.5/2। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 10 रुपये, तो हमको क्षेत्रफल निकालना है भाई। अर्धवृत्ताकार है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब त्रिज्या। तो आप जानते हैं 1/2 पाई का मतलब 22/7, आर क्या है हमारा ये है, तो 3.5/2 गुणे 3.5/2, तो ये तो क्षेत्रफल हो जाएगा। और 1 मीटर स्क्वायर खर्चा अगर 10 है तो कुल क्षेत्रफल तो ये है, तो गुणा किससे कर देंगे 10 से। आप जानते हैं कि ये 0 0 हटाएंगे तो 2 0 आएंगे, तो 2 0 यहाँ लगाएंगे, 0 0 कट जाएगा। मैं कहता हूँ 7 पना 35 और 5 का भाग देंगे 5 चौके 20, 2 का भाग देंगे क्या आएगा 11, 11 पना 55 और 11 तिया 33 और 5 38 और बटे 4 दूनी 8, तो 8 चौके 32, 6 बचा, 8 अठैया 64, 1 बचा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40। तो आपको बता दें कि 48.12 और ये 5 जाएगा यहाँ पे एक और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 48.13 और यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। सरल कीजिए, सरल ही तो करना चाहते हैं, सरल हो जाएगा सब तो फिर तब तो बात अलग है। 60 माइनस 4 की घात 3 प्लस 576 प्लस 49 प्लस 6 गुणे 8। देखिए 60 तो 60 है, 4 की घात 3 का मतलब 4 चौको 16 चौके 64 प्लस इसको जोड़ेंगे क्या आएगा 625, इसको जोड़ेंगे 625 और वर्गमूल लेंगे तो क्या आएगा 25 प्लस 6 8 48। आप जानते हैं कि इनको जोड़ेंगे और इसको घटाना है, तो 60 में से 64 घटाएंगे तो माइनस का 4 आएगा, तो माइनस का 4 इसमें से घटा दो तो 25 में से 4 जाएगा 21 आएगा, और 21 और 48 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 69। भाई देखिए स्पीड का मामला ऐसा है कि जब तक हम स्पीड देखेंगे नहीं कि स्पीड बनाई कैसे जाती है तो हमको बनेगी कैसे। भाई अगर हम स्लो ही देखते रहेंगे तो स्लो करते रहेंगे, लेकिन थोड़ा स्पीड में देखेंगे तो थोड़ी शुरुआत में दिक्कत होगी क्योंकि हम उस रफ्तार में नहीं है, लेकिन जब हम रफ्तार में आ जाएंगे तो आपको स्पीड भी स्लो लगेगी। भाई होता है कि नहीं होता है। अगला सवाल है ए का मान दिया, बी का मान दिया। ए बराबर दिया है √3 + 1 बटे √3 - 1 और बी का मान है √3 - 1 बटे √3 + 1, और आपसे पूछ रहा है कि a² + ab और प्लस b² का मान क्या होगा। एक तरीका तो ये है कि आप ये सब a² निकालो, इसका वर्ग करके b², लेकिन ये सब मत करो, आप सिर्फ इतना करो कि a² + b², इसको मैंने यहाँ लिख लिया, और प्लस क्या है ab है, और यही है ना, अभी तो कुछ नहीं बदला मैंने। मैं कहता हूँ एक और ab जोड़ दो और एक ab घटा दो, एक जोड़ दिया और एक घटा दिया तो इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि जुड़ रहा है घट रहा है, बात बराबर है। लेकिन बात बराबर नहीं है, अब बात बदलेगी, तो ab और ab जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2ab, तो a² + b² + 2ab, इसका मतलब होगा a + b का स्क्वायर और माइनस ab। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि हमें a + b और a × b की वैल्यू अगर पता चल जाए तो हम आंसर बता सकते हैं। तो a + b करेंगे तो √3 + 1 बटे √3 - 1 प्लस √3 - 1 बटे √3 + 1। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा √3 - 1 और √3 + 1, ये एलसीएम आएगा। तो इसका भाग देंगे तो √3 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस √3 - 1 का स्क्वायर, यही होगा। ये नीचे क्या बन जाएगा a + b × a - b, तो a का वर्ग, भाई ऊपर देखते हैं पहले, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा √3 का वर्ग 3 + 1 + 2√3 + 3 + 1 - 2√3। भाई ऊपर मैंने फॉर्मूला लगाया a + b का स्क्वायर प्लस a - b का स्क्वायर, ये लगा दिया, और नीचे लगेगा a - b × a + b, तो √3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1, तो आप जानते हैं ये तो कट जाएंगे।
3 3 6, एक 7 और एक 8, और नीचे क्या आएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो 8 और बटे 2, तो आंसर क्या आएगा 4 पहले तो ये 4 क्या निकाल दिया हमने, a प्लस बी का मान, तो 4 आ गया इसका मान, तो 4 का वर्ग माइनस, अब a इंटू बी निकालना है, मतलब इन दोनों का गुणा। तो आप बताओ कि अगर हम इन दोनों, भाई b का मान तो ये है ना, तो अगर मैं इन दोनों का गुणा कर दूं, भाई a का मान ये है और b का मान इनका गुणा अगर कर दें तो इसका भाग तो इसमें पूरा पूरा चला जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो आप बताओ कि इनकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी कि नहीं आएगी, तो बस ए बी का मान 1 होगा। 4 चौको 16 और -1, तो आंसर क्या आएगा 15। थोड़ी सी कैलकुलेशन है लेकिन आनी चाहिए, क्योंकि एक आध सवाल तो देखो ऐसा आएगा, आप सोचोगे सारे सवाल देख के बिल्कुल एक लाइन में हो जाएंगे, तो थोड़ा सा तो एक आध सवाल तो आपको करना पड़ेगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक 4x² - 3xy का एक पद है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, का एक पद, देखो एक पद 4x² - 3xy, तो इसका एक पद तो 4x² है और दूसरा पद क्या है, माइनस का 3xy। तो देख लो ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन में 3xy है लेकिन माइनस के 3xy होना चाहिए। देखिए लास्ट ऑप्शन है 4x², क्या है 4x², तो बस यही इसका आंसर है कि यही इसका एक पद है। ठीक है, तो ये 20 सवाल हमने ख़त्म कर लिए। मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में हमको इस तरीके से ही करना चाहिए, तभी हमको एक अच्छा फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, बाकी सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, बाकी सभी लोग अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। जय हिंद साथियों।